तेलंगाना के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि बीजेपी सदर जेपी नड्डा रियासती हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने नड्डा की जानिब से तेलंगाना हुकूमत पर किए गए रिमार्क्स और इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना आलमी मसला है। गुजरात में कोरोना की शिद्दत पर क्या वज़ीर आज़म जिम्मेदारी कबूल करेंगे? तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल काबू में है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। कोरोना पर तमाम रियासतों से पहले तेलंगाना में चौकसी इख्तियार की गई है। लॉकडाउन पर पूरी तरह अमल किया गया। तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात पर मरकजी टीम ने मसरत का इजहार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज में बरसर इक़्तिदार बीजेपी चिल्लर सियासत कर रही है और रियासत की हुक्मरान जमात पर बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के तिब्बी मुआयनों और अमवात पर TRS हुकूमत ने जेपी नड्डा ने कई झूठे इल्जामात आयद किए हैं। चिल्लर जो आरोपण किया था ये सही नहीं। ये महामारी सिर्फ तेलंगाना का नहीं है, ये महामारी सिर्फ इस देश का नहीं है, सारे दुनिया का है। ये 135 करोड़ पीपल का देश है। ये इस देश के अंदर 4 लाख का जो पॉजिटिव आया था, इसी में से 7,000 तेलंगाना में आया था। जो डेथ रेट में भी और जिस हर एक चीज़ में भी ये तेलंगाना सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। यहाँ ये राज्य के अंदर कैसा कंटेन करना, कैसा हम इसको रोकना हमारा जिम्मेदारी है। ऐसा गवर्नमेंट को लेके, ऐसा हमारा CM साहब को लेके वो जो आरोपण किया था वो सही नहीं है। आपका राज्य गुजरात में क्या हो रहा देख लो, आपका यूपी में क्या हो रहा देख लो, आपका मध्य प्रदेश में क्या हो रहा वो देख लो। कितना देता है? वो PP किट के बारे में बात कर रहे थे, वो N95 मास्क के बारे में बात कर रहे थे। कितना देता है? हम देख के हम पहले खरीद लिया था। हम 1,000 वेंटिलेटर के लिए हम मांगा था, सिर्फ 50 दिया था। 950 भेजा तो मुल्क पता, ठीक है वो नहीं दिए। हमारा जो मशीन है, जो टेस्टिंग मशीन है, एक दिन के अंदर 5,000 टेस्ट कर सकता है। 8800 का जो मशीन है, रोज कंपनी का है, वो हम खरीद लिया है। जून 6 को आया तो उसको बंगाल को डाइवर्ट करने के लिए आदेश दिया प्रधानमंत्री ऑफिस। ऐसा काम करके हमको टेस्ट नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा बोल के, ऐसा गलत है। बीजेपी पार्टी को मैं एक ही सूचना देता हूँ, ऐसी गलत काम से होने वाला नहीं है, डरने वाला कोई भी नहीं है। अगर कुछ बात करते टाइम पे, आरोप जो करने टाइम पे एविडेंसेस दिखा के बात करना तो सही नहीं रहता। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 4 लाख से तजावुज कर गई है। पिछले 24 घंटों में 15,413 नए मामलों की तस्दीक हुई है। एक दिन में ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 4,10,461 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 300 से 306 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मुल्क में अब तक 13,254 अफराद कोरोना के शिकार हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना की 1,59,451 एक्टिव केसेस है, जबकि 2,27,755 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में रियासत महाराष्ट्र में 3,876 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,28,000 से तजावुज कर चुकी है। रियासत में पिछले 24 घंटों में 160 अफराद की मौत हुई है। इस तरह रियासत में अब तक कोरोना से 5,984 अफराद जाँ बहक हुए हैं। तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना मुस्बत मामले सामने आए हैं। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 24,451 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। उनमें 477 कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। उनमें दीगर रियासतों और बैरून ममालिक के 34 अफराद भी शामिल है। रियासत में कोरोना के जुमला 8,929 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 4,307 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। 4,516 अफराद को सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज किया गया और 106 अफराद की मौत हो चुकी है।
कर्नाटक में दिन ब दिन कोरोना के पॉजिटिव केसों में इजाफा हो रहा है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। बेंगलुरु महानगर पालिका के ऑपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद ने कहा कि अक़लियती मोहल्लों में खुसूसी तौर पर बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। खासकर हमारे माइनॉरिटीज़ के मोहल्लों में जागृति लाना है कि हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और मास्क को कंपलसरी यूज़ करना है, और अगर कुछ काम है तो सिर्फ बाहर जाएं। माइनॉरिटी काउंसलर्स की एक मीटिंग मैं बुला रहा हूं बेंगलोर में उलमाए कराम के साथ, ताकि डिस्कस हो कि माइनॉरिटी पॉकेट्स में लोगों को जागरूक करें कि किस तरह से रहना है, कैसा साफ़ सफाई करना है, इस बीमारी के साथ कैसा हमको रहना है और किस तरह से सेफ़ रहना है। इसकी बहुत हम लोगों को आगे चलकर लोगों को बताना है। महाराष्ट्र के काबीनी वजीर केसी पाडवी ने कोरोना वायरस के दौरान नदवा जिले में जामिया हमदर्द मदरसे के 10,000 बच्चों को उनके आबाई रियासत पहुंचाया है। इस ताल्लुक से खुद उन्होंने जानकारी दी। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नदवा जिला ट्राइबल जिला होने के बावजूद भी वहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वहाँ के मजदूर लोगों को मैंने आदिवासी विकास खाते से जेआर निकाल के उनको लाया गया। वैसे वहाँ जामिया मदरसा है, वो देश के अंदर या वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा बहुत बड़ा मदरसा है, और मदरसे में करीबन 10,000 लड़के पढ़ते हैं। बिहार, आसाम, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, यहाँ से सब बच्चे लोग आते हैं। वो कॉलेज की पढ़ाई भी उधर करते हैं। कुछ ठीक चल रहा है और अच्छा हो रहा है, और इसलिए मैं उनका यानी मुझे खुशी है, मुझे एक ये अपना तसल्ली होती है कि मैंने इतना काम किया है वहाँ पर। दुनिया कोरोना की दवा तलाश कर रही है। दुनिया भर की दवासाज सरकारी गैर सरकारी कंपनियों की तलाश इस वक्त मुख्तलिफ मरहलों में है। इस बीच हिंदुस्तान की दवासाज कंपनी ग्लेनमार्क लिमिटेड ने कोविड के कम शिद्दत के इन्फेक्शन के लिए बनाने का दावा किया है। फीबीफ्लू नाम की ये दवा कम शिद्दत के इन्फेक्शन के लिए बताई जा रही है। कंपनी का दावा है कि फीबीफ्लू मुल्क की पहली एंटीवायरल ऑरल दवा है। कंपनी इसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम कदम बता रही है। Main reasons Glenmark is strongly poised to lead the fight against COVID-19 is because we have successfully developed the API and the formulation for Fabiflu through our in-house R&D teams. The development process began at our R&D facility in Navi Mumbai. The API and formulation has been developed through Glenmark's teams. Fabiflu is a result of passion and hard work of a 40+ scientists who worked at Glenmark's fully equipped R&D labs. The tireless efforts of our API team at Ankaleshwar and continued dedication of manufacturing team at our state-of-art Bati plant. This will help India fight the battle against the disease. We are very proud to introduce a safe and effective treatment for COVID-19 in India and to play a significant part in addressing the country's most pressing healthcare need. जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। आज साल 2020 का पहला सूरज ग्रहण शुरू हो चुका है। इसी मुनासबत से गुलबर्गा की मसाजिद में नमाजुल कुसूफ का एहतमाम किया जा रहा है। उलमाए किराम के मुताबिक सूरज ग्रहण के दौरान नमाज की अदायगी सुन्नत से साबित है। हुजूर ने हयात तौयबा में नमाजुल कुसूफ का एहतमाम किया था। हजरत अबू मूसा अशरी इस हदीस के रावी हैं। नमाजुल कुसूफ आम नमाजों की तरह ही अदा की जाती है, ताहम इसमें तवील क़िरात की जाती है। नमाजुल कुसूफ की अदायगी के दौरान भी हालात की मुनासबत से मेडिकल प्रोटोकॉल का ख्याल रखा गया। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये सूरज ग्रहण का वाक़या पेश आया था, तो उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद अर्जुमन हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया था। तो लोग ये समझने लगे कि हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल की वजह से सूरज ग्रहण हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों में और उनके जहनों में जो ख़यालात थे उसको दूर करने के लिए आपने इरशाद फरमाया, आपने 2 रकात लंबी नमाज़ पढ़ाई और जिसमें
रुकू भी लंबा था, क़िरात भी लंबी थी और सजदा भी लंबा था। और पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से ये इरशाद फरमाया कि देखो ये जो सूरज और चाँद ग्रहण होता है ये किसी के मरने या ज़िंदा रहने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की दो निशानियों में से दो निशानियां हैं, सूरज और चाँद, और अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से बंदों को डराना चाहते हैं। सूरज ग्रहण के मौके पर मेरठ में भी जमीयत उलमाए हिंद के मकामी ज़िम्मेदारान ने मस्जिद में नमाज कुसूफ अदा की और सूरज ग्रहण के मुज़र असरात से हिफाजत के लिए दुआएं मांगी गई। यहाँ पर सूरज गिरने के लिए नमाज कुसूफ का एहतमाम किया है और नमाज कुसूफ के बारे में जो किताबों के ज़रिए से पता चलता है कि जिस वक्त सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता था तो उस वक्त हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज के अंदर मशगूल हो जाते थे। और ये इस बात की निशानी है, जैसे कि उन्होंने बताया कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों से नाराज़ होता है तो इस किस्म की निशानियाँ दिखाता है, जिसमें आंधी, तूफ़ान, बारिश, ज़लज़ले वगैरह हैं। तो आज हम लोगों ने सूरज ग्रहण के सिलसिले में नमाज कुसूफ अदा की है और हम लोगों ने गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से अपने दुआएं मांगी है। तो हम लोगों ने भी जमीयत उलमा के कुछ ज़िम्मेदारान और शहर के लोगों ने 2 रकात नमाज पढ़ी है और अल्लाह ताला से दुआ की है कि अल्लाह ताला इस वबाई बीमारी से और तमाम परेशानियों से, तमाम आफात से पूरे आलम इस्लाम को निजात दे दे और हमारे मुल्क में भी अमन व अमान कायम कर दे, हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे, हम चैन से रहें। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। योगा दिवस के मौके पर शमून कासमी ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। योग दिवस है और शमून कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कासमी साहब, आप लोग मिलजुल कर आज योग कर रहे हैं कि मैसेज क्या है? हाँ, देखिए, जब ये यूएन ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब इसे लेकर के आए यूएन से, तो ये भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति में इसलिए कह रहा हूँ कि सारे धर्मों के लोगों की संस्कृति है ये किसी एक की नहीं है। जो भी योग करेगा उसे फ़ायदा होगा, योग करेंगे निरोग रहेंगे। नमाज के साथ कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ मेल मिलाप है? मैंने देखा जो किया अभी नकवी साहब ने, तो उसमें आखिरी कायदा जिसे हम बोलते हैं नमाज में, वो उसे वज्रासन बोलते हैं और ना ऊंचा आसन ना नीचा आसन, इसे रुकू कहते हैं। एक वक्त था कि आप ही लोग कह रहे थे सूर्य नमस्कार दूसरी चीज़ों को लेकर इसका विरोध कर रहे थे। नहीं, मैंने विरोध नहीं किया, मैंने विरोधियों से अपील की थी कि आप इसका विरोध मत करिए और इसे समझने का प्रयास करिए। वो अपनी नादानी की बिना पर या अपनी ईगो की बिना पर, 2 चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वो मुखालफत कर रहे थे। अब वो सब मान गए और मैं पहला व्यक्ति हूँ कि जिसने आकर के निकल के ये कहा था कि ये सबका है, स्वामी रामदेव जी और हमने मिलकर के सब, आपने तो उसे चलाया उस वक्त भी। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना वबा से निजात के लिए आज बाद नमाज मगरिब नमाजुल हाजत और इज्तिमाई दुआओं का एहतमाम किया गया। चूँकि मसाजिद बंद है इसलिए हर घर में दुआएं की जाएंगी। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की अपील पर यह एहतमाम किया जा रहा है। औरंगाबाद में कोरोना वायरस की वबा का कहर तशवीशनाक रुख इख्तियार करता जा रहा है। जहां पॉजिटिव मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहीं अमवात में भी इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल को देखते हुए कुल जमाती फेडरेशन मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने मुसलमानों से नमाज और दुआओं के एहतमाम की अपील की है। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक मुसलमानों को इस सिलसिले में 21 तारीख बरोज़ इतवार बाद मगरिब सलातुल हाजात का एहतमाम करना चाहिए और अपने रब को राज़ी करने के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की अपील पर उलमा इकराम ने भी अपनी तायद व हिमायत का ऐलान किया है। इस लिहाज से आज औरंगाबाद शहर के हर घर में नमाज और दुआओं का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा ताकि इस आलमी वबा से पूरी दुनिया को निजात मिल सके। कैमरा पर्सन तौफीक पटेल के साथ अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू,
औरंगाबाद। बेंगलुरु में हजरत तवक्कुल मस्तान शाह सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को अब अवाम के लिए खोल दिया गया है। दरगाह कमेटी ने तमाम तर एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए दरगाह को ज़ायरीन के लिए खोल दिया है। आइंदा के अहकामात तक रोज़ाना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यहाँ ज़ियारत की इजाज़त होगी। समाजी फासला, मास्क, सैनिटाइजर्स, इस तरह के तमाम गाइडलाइंस पर ज़ायरीन को अमल करना होगा। यहाँ मुसलमानों के अलावा बड़ी तादाद में हिंदू और दीगर मज़ाहिब के अक़ीदतमंद आते हैं। बच्चों की शफायाबी के लिए ये दरगाह काफ़ी मशहूर है। 90 दिन के बाद आज हुकूमत की जानिब से दरगाह खुली हुई है और इधर हुकूमत की जानिब से जो सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंस मेंटेनेंस का ये है वो सब इधर किया गया है। जो भी पब्लिक को तकलीफ़ हुई है दरबार बंद होने से, हम दिल से माफ़ी चाहते हैं। दरबार खुली है, ज़ियारत के लिए आ सकते हैं। 10 बजे से 4 बजे तक दरबार खुली रहेगी। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और बिना मास्क के किसी को अलाउ नहीं है। और मज़ार शरीफ छीनने का भी किसी को अलाउ नहीं है और फूल वगैरह सब डालने का अलाउ नहीं है। जो भी आएंगे वो फूल हम मंग के इधर रख लेंगे, फिर उनको ही ऐसे ही तबरुक के तौर पे दे देंगे। उनको चादर वो सब चढ़ाने का ये नहीं है। और सवेरे 10 बजे से शाम के 4 बजे तक यहाँ ज़ियारत को आने की इजाज़त है और आके जा सकते। मज़ार शरीफ को छीना मना है, फूलें अतर वगैरह डालना मना किया गया है। काफ़ी दिनों से दरगाह बंद थी तो दरगाह पे आने की मन्नत मुराद थी, तो अब खुलने पे बहुत खुशी हो रही है और सैनिटाइज़र, टेम्परेचर सब चेक करके सेफ्टी से अंदर लेके जा रहे हैं। इतने दिन से दरबार बंद था, अभी तक कहीं नहीं, अभी दरबार खुला बोल के मालूम है कि आज ही है। यहाँ का दरबार का बहुत अच्छा है, क्या भी ये नहीं, कर्नाटक की शान नहीं है। तकरीबन कोरोना वायरस की वजह से एक तरफ पूरा मुल्क माशी तंगी और लॉकडाउन का सामना कर रहा है। ऐसे में मरकजी हुकूमत की मदरसा टीचर स्कीम के तहत काम करने वाले टीचर भूखमरी का सामना कर रहे हैं। इन टीचरों ने हुकूमत से गुहार लगाई कि हुकूमत उनकी 4 साल की बकाया सैलरी तकरीबन 977 करोड़ रुपए जारी कर दे। मुल्क के मदरसों को जदीद तालीम से जोड़ने की स्कीम मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम मरकजी हुकूमत की तरफ से 2009 में लाई गई थी। अब ये स्कीम तकरीबन दम तोड़ चुकी है। बरसों से इन असातिज़ा को अपनी तनख्वाह की रकम नहीं मिली है, लेकिन ये हालात इस वक्त भी बरकरार है जब मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से अक़लियती सेक्रेटरी और वज़ीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी की जानिब से मुतादिद खत भी मरकजी इंसानी वसाइल की वजारत और मरकजी अक़लियती वजारत को भेजकर 977 करोड़ रुपए मांगे गए। कई महीने गुजर जाने के बाद भी इन टीचरों को पैसा नहीं मिला है। यही वजह है कि लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश के तकरीबन 30,000 मदरसा टीचर भूखमरी का सामना कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल मरकजी हुकूमत ने इस स्कीम के फंड को तब्दील कर दिया था। अब रियासतों को 40% फंड देना पड़ता है, वहीं मरकज 60% फंड देता है। ऐसे में इन मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर्स में ग्रेजुएट टीचर को 8,000 और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को 15,000 रुपए मिलते हैं, जिसमें मरकज को 8,000 में से सिर्फ 3,600 और 15,000 में से सिर्फ 4,800 ही देने होते हैं। लेकिन ये पैसा भी मरकजी हुकूमत जारी नहीं कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कोरोना को देखते हुए हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हम लोग इससे पहले ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर अपने परिवार का गुजर बसर कर लेते थे, लेकिन कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे। हम लोग इस समय भूखमरी की कगार पर हैं और आशाएं लगाए बैठे हैं कि कब हमारा मानदेय आए, हम अपना जो भी हमारी ज़रूरतें हम पूरी करें, भरपेट खाना खाएं। मदरसा टीचर अपनी तनख्वाह जारी करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। 977 करोड़ रुपये मानदेय जारी करने की मांग की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्याओं को भारत सरकार गंभीरता से लेगी और इस कोविड-19 महामारी को देखते हुए मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का मानदेय जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश को जारी करेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय पे लगभग 50 माह का मानदेय हमारा लंबित चल रहा है। तमाम मदरसा शिक्षकों और एसोसिएशन ने काफ़ी मेहनत अथक प्रयास किया, लेकिन
सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। हम चाहते हैं कि हम गरीब मदरसा शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए जो भूखमरी के कगार पर हैं, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, ऐसी विषम परिस्थितियों में सरकार से अनुरोध है कि हमारा मानदेय अतिशीघ्र जारी किया जाए। जब ये स्कीम शुरू की गई थी तो 100% सैलरी मरकजी हुकूमत यानी मरकजी वजारत इंसानी वसाइल की जानिब से दी जाती थी। मरकजी हुकूमत का मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम का ख्वाब पूरा होता दिखाई दे रहा था, मगर अब यह ख्वाब महज ख्वाब बनकर रह गया है। इस स्कीम की सबसे बड़ी हकीकत उत्तर प्रदेश हुकूमत के भेजे गए खत में दर्ज है। वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि 2013 से टीचर्स की तनख्वाह बाकी है। इस स्कीम का सबसे बड़ा सच उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भेजे गए खत में लिखा हुआ है। साफ तौर पर लिखा गया है सैलरी 1-2 साल से नहीं बल्कि साल 2013 से बकाया है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अमेरिका का मारूफ अमूमी दिलचस्पी वाला रिसाला फिलैंथ्रोपिस्ट ने नीता अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन को सरफहरिस्त रखा। कोरोना वायरस में खिदमत खल्क के हवाले से अहले खैर हजरात में उन्हें खुसूसी जगह दी गई। कोरोना वायरस जैसी वबा में रिलायंस फाउंडेशन ने कारहाय नुमाया अंजाम दिया है, खास तौर पर जिनमें गरीबों की माली मदद, मुलाजमीन को खाना खिलाना और मोहताजों की मदद शामिल है। इस फहरिस्त में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी वो वाहिद हिंदुस्तानी है जिनमें नुमाया आलमी अफराद जैसे टाइम कुक, ओपरा विनफ्री, लॉरेन पॉल जॉब्स, माइकल ब्लूमबर्ग जैसी खुसूसियात शामिल हैं। हार्पिक न्यूज़ 18 का मिशन पानी कोरोना वबा के बीच भी जारी है। वी गॉट के 1 एक्वा वाटर मैनेजमेंट की मदद से पानी के सही इस्तेमाल को मुमकिन बनाया जा रहा है। इस मिशन के तहत अपार्टमेंट और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रिहाइश पजीर अफराद तक पहुंचाया जा रहा है और पानी का सही इस्तेमाल किस तरह किया जाना चाहिए उसकी जानकारी दी जा रही है। पेश है खास रिपोर्ट। हमें समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। पानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसके समाधान के लिए हमने कुछ नहीं किया। गैस और बिजली के लिए हमारे पास विकल्प हैं, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। बारिश के लिए हम भगवान पर निर्भर हैं। 1 महीने की बारिश और हमें पूरा साल उसी से गुजारा करना पड़ता है। पानी नहीं तो कपड़ा धुलेंगे नहीं, खाना पकेगा नहीं और इमारत बनेगी नहीं। इसलिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। पानी की मांग तो बढ़ती जाएगी और सप्लाई करने की कोशिश करते रहें, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं निकलेगा। जरूरत है कि हम इस मुद्दे पर काम करें और लोगों के नजरिए में बदलाव लाएं। इसी से ही लोग पानी का इस्तेमाल ठीक से करेंगे। अगर आप पानी बचाना चाहते हैं तो आप इसे ढंग से इस्तेमाल करें, पानी को बर्बाद ना करें और सही मात्रा में ही इस्तेमाल करें। हम जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। आपके लॉरी टैंकर से लेकर आपके घर के टैंक तक कितना पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम आपको दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप नहाते समय कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, आपकी काम वाली बाई ने कितना लीटर पानी इस्तेमाल किया, या फिर घर में सब मिलकर कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन अब हमारे इस डेटा की मदद से हम लोगों की सोच में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। दूसरी हमारी कोशिश ये है कि हम इस समस्या के समाधान को मनोरंजक कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप किसी प्रॉपर्टी पर जाएं, अगर आप पानी बचाएं तो ऐसे में 5 लोगों को जिम की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। हमारी पूरी कोशिश है कि इस डेटा से हम लोगों की मानसिकता में बदलाव लाएं। हमने लगभग 4 साल पहले ये लगाया था। हमारी सोसाइटी 5 साल पुरानी है और एक ही साल में हमने ये इंस्टॉल कर दिया था। इसको इंस्टॉल करने के बाद ही पानी के टैंकरों की संख्या में गिरावट आई। 136 से 72 टैंकर हो गए। इसके अलावा लागत भी लगभग आधी हो गई। Now we are reduced to 50% so that we are saving for our future. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप रुक कर